हम सब जिस हवा में सांस लेते हैं उसे साफ रखने के लिए भारत के पास एक कानूनी हथियार है। कौन सा? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। 1981 का एयर एक्ट। ये वो कानून है जो हमारी सांसों की हिफाजत के लिए बनाया गया था। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसे डिफाइन करना पड़ता है ना? तो ये कानून एयर पोल्यूशन को कैसे देखता है? सीधी सी बात है, हवा में कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस हो, अगर वो इतनी मात्रा में मौजूद है कि हम इंसानों के लिए, दूसरे जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों या पूरे पर्यावरण के लिए ही नुकसानदेह बन जाए, तो बस वही है वायु प्रदूषण। और इसी दुश्मन से, इसी खतरे से निपटने के लिए जो हमारा मेन हथियार है वो है ये एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। असल में भारत में साफ हवा की पूरी लड़ाई की जो नींव है वो यही कानून है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कानून है किस लिए। फिर बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें हवा का गार्डियन कहा जा सकता है। इसके बाद समझेंगे कि पोल्यूशन पर लगाम कसने का इसका तरीका क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि कैसे आवाज़ भी पोल्यूशन का हिस्सा बन गई। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई पोल्यूशन फैलाए तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, साफ हवा का कानून। देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा और साफ था। पूरे देश में एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक मजबूत सिस्टम, एक फ्रेमवर्क तैयार करना। लेकिन सोचिए, कानून तो बना दिया, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है, पर असली सवाल तो ये है कि इसे जमीन पर लागू कौन करेगा? कौन देखेगा कि सब लोग इसे मान रहे हैं या नहीं? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे दूसरे सेक्शन में, हवा के संरक्षक। इस कानून ने पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक 2 टियर सिस्टम बनाया, मतलब 2 लेवल पर एक पूरी टीम बनाई, और इन्हें हम कहते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इस सिस्टम को समझने का एक बड़ा आसान तरीका है। इसे एक क्रिकेट टीम की तरह सोचिए। जो सीसीपीसी है यानी सेंट्रल बोर्ड, वो है पूरी टीम का नेशनल कोच। इसका काम है दिल्ली से पूरी स्ट्रैटेजी बनाना। और जो एसपीसीसी हैं यानी स्टेट बोर्ड्स, वो है अपनी अपनी स्टेट के कैप्टन, जो उस स्ट्रैटेजी को ग्राउंड पर असल में लागू करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस कोच का काम क्या है? सीपीसीबी सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देता है, सारे स्टेट बोर्ड्स यानी कप्तानों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, पूरे देश के लिए एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट करता है कि हवा कितनी साफ होनी चाहिए। और हाँ, टेक्निकल हेल्प और ट्रेनिंग भी देता है। मतलब एक तरह से ये पूरे गेम का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। और फिर आते हैं कप्तान यानी एसपीसीबी। असली एक्शन तो यही होता है। ये अपने अपने राज्य में क्लीन एयर प्रोग्राम चलाते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए एमिशन स्टैंडर्ड तय करते हैं कि कौन कितनी चिमनी से धुआं निकाल सकता है। और इनके पास एक बहुत बड़ी पावर है, किसी भी फैक्ट्री को चलाने की इजाजत, जिसे कंसेंट कहते हैं, देना या न देना। ये कभी भी जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, और अगर मामला सीरियस हो तो इमरजेंसी में फैक्ट्री को बंद करने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कोच भी है और कप्तान भी, पर इनकी गेम स्ट्रैटेजी क्या है, ये हमें हमारे तीसरे सेक्शन में पता चलता है, पोल्यूशन पर एक लाइन खींचना। और इस कानून की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज में से एक है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज बनाना। और इसके पीछे का आइडिया ना बहुत ही स्मार्ट है। मतलब पूरे देश में एक साथ रिसोर्स लगाने की बजाय क्यों ना उन जगहों पर फोकस किया जाए जहां पोल्यूशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। आप इसे एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक समझ सकते हैं, जहां सारे रिसोर्स और पाबंदियां ठीक वहीं लगाई जाती हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये कंट्रोल एरिया बनाया कैसे जाता है? सेक्शन 19 में इसका प्रोसेस बताया गया है, जो काफी सिंपल है। स्टेप 1, स्टेट बोर्ड यानी हमारा कप्तान किसी ज्यादा पोल्यूटेड एरिया को पहचानता है। स्टेप 2, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसे ऑफिशियली एक कंट्रोल्ड एरिया नोटिफाई कर देती है। और बस स्टेप 3, उस एरिया में फिर स्पेशल नियम लागू हो जाते हैं। जैसे हो सकता है वहां किसी खास तरह के फ्यूल या मशीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए। अब इस कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आता है, हमारा चौथा सेक्शन, जब आवाज पोल्यूशन बन गई। सच में ये इस कानून के इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही जरूरी मोड़ था, जिसने इसकी पावर को कई गुना बढ़ा दिया। तो हुआ ये कि 1981 में जब ये एक्ट पास हुआ था, तो इसका फोकस सिर्फ हवा में मौजूद सॉलिड, लिक्विड या गैस वाली चीजों पर था।
लेकिन फिर आया साल 1987, सिर्फ 6 साल बाद एक ऐसा अमेंडमेंट, एक ऐसा बदलाव किया गया जिसने एयर पोल्यूटेंट की परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो बदलाव क्या था? कानून की परिभाषा में सिर्फ 2 शब्द जोड़ दिए गए, इंक्लूडिंग नॉइज। बस इन 2 छोटे से शब्दों ने नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण को भी एयर पोल्यूशन के दायरे में ला खड़ा किया, और इससे ये कानून अचानक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। तो अब तक हमने देखा कि कानून क्या है, इसे कौन लागू करता है और इसका दायरा कितना बड़ा है। लेकिन अगर कोई इन नियमों को न माने तो क्या होगा? बस यही है हमारा आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन, पोल्यूशन फैलाने की कीमत। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई इंडस्ट्री है जो बोर्ड की बात नहीं मानती, नियमों को ताक पर रखकर लगातार पोल्यूशन फैला रही है, तो उसका क्या होगा? कानून इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। पहली चीज, कम से कम 1.5 साल की जेल। इसके अलावा 10,000 रुपये तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर वो इंडस्ट्री गलती सुधारती नहीं है और पोल्यूशन जारी रखती है तो हर एक दिन के लिए 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा फाइन लगता जाएगा। मतलब गलती जितनी लंबी चलेगी उतनी ही महंगी पड़ेगी। तो अगर हम इसे समराइज करें तो सजा काफी सीधी है, जेल और जुर्माना दोनों का प्रोविजन है। लेकिन एक बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है, वो है कॉर्पोरेट ऑफेंस। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी पोल्यूशन फैलाती है तो सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि उसे चलाने वाले जो अधिकारी हैं उन्हें पर्सनली भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एयर एक्ट 1981 भारत के एनवायरमेंटल कानूनों का एक बहुत ही मजबूत पिलर है। इसने हमें पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर दिया, एक स्ट्रैटेजी दी और नियम तोड़ने वालों को सजा देने की अथॉरिटी भी दी। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ये कानून आज से 40 साल से भी ज्यादा पहले बना था। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इस पुराने कानून के नियम और सजा आज के हमारे जबरदस्त एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटने के लिए काफी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।